अब एक आम आदमी को समस्या आती है, वो डिस्टर्ब होता है, उसके मन में आत्महत्या का या सुसाइड का विचार आता है, तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग जाते हैं किसी मनोवैज्ञानिक की ओर, किसी मनोवैज्ञानिक के पास, जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। आज हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जो संज्ञानात्मकवादियों में से प्रमुख है, और जो आपके सीटेट के सिलेबस में 3 प्रमुख संज्ञानात्मकवादी हैं, उनमें से एक है जिसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग, जिसने भी आत्महत्या करी, जिसकी मृत्यु नैसर्गिक नहीं हुई बल्कि उसने आत्महत्या की और आत्महत्या करके खुद को मृत्यु को सौंप दिया। तो ये थे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। क्योंकि एक रीजन होता है, वो ये है कि अगर किसी का प्रारंभिक जीवन बहुत डिस्टर्ब रहता है, वहां समस्याएं रहती हैं, तो उसके अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां आ जाती हैं, जिसका निरूपण या तो दूसरे को विध्वंस करके या स्वयं को विध्वंस करके करते हैं। तो जो सीटेट का आपका टॉपिक है यहां पे लॉरेंस कोहलबर्ग, और इसमें थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, क्या है इनका, ऐसे क्या कारण रहे लॉरेंस कोहलबर्ग की जिंदगी में। कि एक बात ये नहीं है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने सुसाइड किया या उसने आत्महत्या की, बात ये है एक मनोवैज्ञानिक ने सुसाइड किया, एक मनोवैज्ञानिक ने आत्महत्या करी, जबकि जो इतना आसान नहीं होता है। तो हुआ क्या था इनके साथ में कि इनका जन्म जो है वो यूएसए यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था, एक यहूदी परिवार में। इनके पापा जो थे, पिता, वो रेशम के व्यापारी थे, और जो इनकी माँ थी वो एक केमिस्ट थी, रसायनज्ञ थी। 11 साल के बाद, विवाह के 11 साल के बाद बात नहीं बन पाई और माता पिता का तलाक हो गया। और माता पिता का तलाक होने पर उस समय एक 4 भाई थे, और चारों संतानों में जो सबसे छोटे थे वो लॉरेंस कोहलबर्ग थे। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई कोई भी अपने हिसाब से माता पिता को चुन सकते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने पिता को चुना और ये अपने पिता के साथ रहने लगे, और इनके माता पिता अलग हो गए। तो इनका जो जीवन गुजरा है किशोरावस्था का, वो पिता के साथ गुजरा। इसी बीच उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही घटना घट गई, क्योंकि होता क्या है कि जब ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है और जब ज़्यादा कोई फ्री होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। वही हुआ जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद वहां पे आवश्यकता पड़ने लगी सैनिकों की, लोगों की। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो ये लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये मार्चेंट मरीन में इन्होंने जॉब पकड़ ली। मार्चेंट मरीन का मतलब होता है ऐसे मालवाहक जहाज जो सामान को एक राष्ट्र से लेकर दूसरे राष्ट्र में लेकर जाते हैं। तो इन्होंने एक जहाज पर, समुद्री जहाज पर अपनी जॉब कर ली। वो जॉब काय की थी? मार्चेंट मरीन की। जॉब करते करते हुआ क्या कि हायनाग नामक एक सैन्य संगठन के ये टच में आ गए। हायनाग नामक सैन्य संगठन क्या था? जो ब्रिटेन से और अमेरिका से जो यहूदी शरणार्थी थे या जो यहूदी थे, इनकी तस्करी करते थे फिलिस्तीन में। अब हुआ क्या कि ये क्रम चलता रहा कि यहाँ के यहूदियों को यूएसए और ब्रिटेन के ये अपने उस मालवाहक जहाज से कहाँ ले जाने लगे? ये सीधे ले जाने लगे फिलिस्तीन में। एक दिन क्या हुआ, इनका जहाज जो था वो अमेरिका ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या करा, इनको गिरफ्तार कर लिया और फिर इनको जेल में डाल दिया। किसको? लॉरेंस कोहलबर्ग को। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी और ना रही। और जब ये जेल में थे तो वहां भी इन्होंने आम सैनिकों की तरह अपनी जिंदगी नहीं काटी, वही खाना खाना, घूमना। वहां भी इन्होंने अपना अध्यापन का कार्य जारी रखा और शोध का कार्य जारी रखा। इनके अध्यापन और शोध के कार्य को देखते हुए वहां की जो सेना थी, वहां की सरकार थी, उनने इनको जेल से बाहर निकाला और इनसे कहा कि तुम आजाद हो और अपनी पढ़ाई करो। तुरंत इन्होंने क्या करा, एक बार तो ये स्नातक कर चुके थे, ग्रेजुएशन, इन्होंने दोबारा से बीए यानी ग्रेजुएशन किया मनोविज्ञान में। दोबारा से शिकागो विश्वविद्यालय से इन्होंने दोबारा क्या करा, बीए से मनोविज्ञान किया, यानी स्नातक जो किया वो मनोविज्ञान में किया, और पीएचडी जो की वो भी मनोविज्ञान में की। अब क्या होता है, घटना घट जाती है, जब ये अपना पीएचडी का शोध कार्य कर रहे थे तब होता क्या है कि ये टच में आ जाते हैं पियाजे के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसके बारे में इन्हें पता लगता है और उस पर भी ये थोड़ा शोध करने लगते हैं। शोध तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने किए होंगे, वैज्ञानिकों ने किए होंगे, पर लॉरेंस कोहलबर्ग का शोध आम नहीं होता था। उनको एक रिसर्च पेपर लिखने में भी 5 साल का समय लगता था। तो इस तरीके से पीएचडी के दौरान वो पियाजे के नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसके टच में आए और फिर इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। चूंकि पियाजे जो थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया था। वो वही वाली बात हो गई ना कि उनके फेंके हुए टुकड़ों में, यानी उनके फेंके हुए रद्दी के टुकड़े जो
कचरे में फेंक देते थे, उनसे भी कुछ लोग पीएचडी कर लेते थे। तो वही वाली बात यहां आ गई कि जो उनका अधूरा काम था नैतिक विकास पर, उस पर किसने काम करना शुरू करा? लॉरेंस कोलबर्ग ने। यही काम करते करते हुआ क्या कि बेलिज नामक एक जगह थी, वहां पे जब ये अपना शोध कार्य कर रहे थे तो इनको एक बीमारी हो जाती है संक्रमण की, परजीवियों के कारण को संक्रमण हो जाता है और फिर शरीर साथ नहीं देता। आपको तो पता है कि जो पढ़ाई का कार्य है उसमें तो अगर शरीर साथ ना दे तब भी बात बन सकती है, लेकिन जो शोध का कार्य होता है, फील्ड में जाना पड़ता है, रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं, वहां पे बॉडी का फिट होना बहुत जरूरी है। और फिर इनका जब शरीर था वो इनका साथ देना छोड़ देता है और फिर ये फ्रस्ट्रेशन में आके खुद को गोली मार लेते हैं और इस तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इनका जो सिद्धांत है वो अद्भुत है। क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। जब इनका शोध कार्य चल रहा था तभी इन्होंने इस पर अपना महत्वपूर्ण काम किया था। तो अब इसका पहला जो हम कीवर्ड देख रहे हैं वो क्या है कि पियाजे के सिद्धांत में, हाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं कि पियाजे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप हल्का सा माइंड लगा के बना लोगे, या हो सकता है कहीं थोड़ा और माइंड लगाना पड़े। और जो आपका लेब बाई गोट्स की है वहां पे कोई माइंड नहीं लगाना है, कीवर्ड क्लियर है, बात बन जाएगी। लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग का टॉपिक आसान नहीं है। यहां तक तो तुम क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन जैसे ही इसकी ये 3 नैतिकता की अवस्थाएं आएंगी तुम फंस जाओगे पूरी तरीके से। तो यहां पे हम 2 पार्ट में चलेंगे। एक पार्ट में क्या होगा कि लॉरेंस कोलबर्ग है उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और उसके कीवर्ड समझेंगे। दूसरी वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपके लिए जो 10 ईयर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग से तो वो आपको बनवाए जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले आपको ये तैयार होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये है और जब हम क्वेश्चनों को लगाएंगे जो 10 ईयर में आए हैं लॉरेंस कोलबर्ग के, तभी वो क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। इस पूरे टॉपिक के जो 80% क्वेश्चन है वो यहां से आते हैं, इस वाले पोर्शन से आते हैं, 20% यहां से आते हैं। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि पियाजे के सिद्धांत में परिवर्तन करके जो नैतिक विकास को समझाता है, यानी इनका सिद्धांत कोई नया नहीं था, इन्होंने पियाजे के सिद्धांत में ही क्या किया था? परिवर्तन किया था। पियाजे के सिद्धांत में क्या करा? परिवर्तन करा और क्या बनाया? नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग ने क्या करा कि 10 से 12 साल के बच्चों को एक ये हिंज की कहानी सुनाते थे। यानी ये क्या करते थे, अलग अलग विद्यालयों में जाते थे, स्कूलों में जाते थे और जो 10 से 12 साल के बच्चे होते थे उनको वो हिंज की कहानी सुनाते थे और उनके नैतिक मूल्यों पर चर्चा करते थे। आप में से बहुत से लोगों को हिंज की कहानी पता होगी, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूं कहानी क्या है। हिंज की कहानी ये है कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत बीमार होती है, एक तरीके से उसको कैंसर हो जाता है और एक ऐसी दवा होती है जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, अगर वो दवा खा लेती है तो वो ठीक हो जाती, मतलब ऐसी बीमारी होती है कि एक दवा को खाने के बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाती। तो जब वो हिंज जो है मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो दवा मांगता है तो वो कहता है ये दवा $2000 की है, $2000 की है, पर उसके पास केवल $1000 होते हैं। तो जो मेडिकल वाला होता है वो दवा उसको नहीं देता है हिंज को। तब हिंज के पास पैसे भी कहीं से पूरे नहीं हो पा रहे थे, उधर वाइफ को बचाना भी जरूरी था। ऐसी स्थिति में अगले दिन हिंज क्या करता है, मेडिकल स्टोर में वो दवा की चोरी कर लेता है। ये कहानी जो थी लॉरेंस कोलबर्ग क्या करते थे, बच्चों को सुनाते थे। अब क्या करते थे, बच्चों से उनके नैतिक मूल्य चर्चा करते थे, वो भी क्वेश्चनों के माध्यम से। अब वो क्वेश्चन क्या पूछते थे, क्या बताओ हिंज ने सही करा या गलत किया। तो जिन बच्चों के नैतिक मूल्य डेवलप हो चुके थे, जिनमें नैतिकता थी, वो कहते थे कि हिंज ने गलत किया, उसको ऐसी चोरी का काम नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं हो रहा है तो ना हो, लेकिन चोरी का काम, गलत काम नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसे ही सभी लोग करने लगे फिर तो पूरी न्याय व्यवस्था, पूरी प्रशासन व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जिनके अंदर नैतिकता नहीं थी, नैतिक मूल्य नहीं थे, वो यही कहते थे हिंज ने बिल्कुल ठीक करा, उसको ये करना ही चाहिए था। तो इस तरीके से वो समझते थे कि बच्चों का नैतिक विकास कैसा है। तो कहानी समझ गए, उनने कहानी सुनाई और क्या करा, चर्चा कर ली। अब पियाजे ने 2 चरण बताए। पियाजे ने क्या बताया, नैतिक विकास के 2 चरण बताए, एक परायत, एक स्वायत्त। परायत का मतलब जब बच्चा दूसरों के अंडर में रहता है, ठीक है। स्वायत्त का मतलब जब वो अपने आप अपना मालिक खुद ही होता है। तो यहां पे क्या करा कि पियाजे ने 2 चरण बताए थे और लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 चरण बताए, 3 के अंदर 3 और बताए, तो कुल मिला के 6 बताए कॉन्सेप्ट। क्या करा उन्होंने, 3 चरण, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तरवादी रूढ़िगत। तो इस तरीके से कितने बताए इन्होंने, लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 चरण बताए। कितने बताए, 3 चरण बताए और इसके अंतर्गत 6 चरणों में इसे बांट दिया। कितने में बांट दिया, 6 चरणों में। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
अब वो कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। लॉरेंस कोलबर्ग क्या कहते हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। कोलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। यह चीज मैं आपको समझाता हूं। कोलबर्ग यह कह रहा है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी आपकी समझ और आपकी नैतिक परिपक्वता, नैतिक का मतलब आपकी ईमानदारी, के बीच में एक संयोग का समर्थन है। ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी परिपक्वता यानी आपकी समझदारी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपके अंदर नैतिकता बढ़ती रहती है, आपके अंदर ईमानदारी बढ़ती रहती है। अब जैसे छोटा बच्चा है, ज्यादा समझदार नहीं है, तो उतनी ईमानदारी नहीं है। अब भाई उसको पड़ोसी का कटर पसंद आ गया, अब वो पड़ोसी का बच्चा कटर नहीं दे रहा, वो छीन के ही भाग जाएगा या उसको चुरा लेगा या उसको कुछ और करेगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वो कहना चाह रहे हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसकी नैतिक परिपक्वता भी आती है और इनके बीच क्या है, संयोग का समर्थन है। अब वो कह रहे हैं साक्षात्कार के द्वारा। देखो एक शब्द आएगा लॉरेंस कोलबर्ग में, साक्षात्कार। इसका मतलब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब यही है कि जब वो बच्चों को कहानी सुनाते थे फिर उनसे क्वेश्चन पूछते थे। क्या करते थे? कहानी सुनाते थे फिर उनसे क्वेश्चन पूछते थे। जैसे आपसे नहीं होता है कि जब आप केवीएस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि आप एक कक्षा में गए, वहां बहुत ज्यादा बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को कैसे शांत करोगे? तो उन्होंने पहले तो आपको कहानी सुनाई, अब वो साक्षात्कार हो चल ही रहा है, अब आपसे जवाब पूछ रहे हैं। तो जिन्होंने टीचिंग की होगी, जिन्होंने पढ़ाया होगा, जिन्होंने वास्तविक टीचिंग की है, वो तो कह देंगे कि भाई अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे शोर नहीं करेंगे। अब जिन्होंने कभी टीचिंग करी नहीं है तो वो अपने अपने तर्क लगा लेंगे, उनको डांट देंगे, उनको सावधान कर देंगे, इस तरह की जवाब देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि साक्षात्कार के द्वारा बच्चों को नैतिक दुविधा में डाल देते थे। लॉरेंस कोलबर्ग क्या करते थे, पहले हिंज की कहानी सुनाते थे, एक तरीके का वो इंटरव्यू चलता था और उसमें बच्चों को कहानी सुनाई और नैतिक दुविधा में डाल दिया। नैतिक दुविधा ये कि नैतिकता में सही बात क्या है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो सही बात बताते थे, नैतिकता की बात करते थे, किसी भी कंडीशन में हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके अंदर नैतिकता नहीं होती थी, वो कहते थे गलत, उसको चोरी करनी चाहिए थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिकता के उच्च स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिकता के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते। और वो क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो पुरस्कार और दंड तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। यानी उनकी नैतिकता इतनी है कि जिस काम में उन्हें पुरस्कार मिल रहा है वो काम अच्छे से करते हैं, या फिर जिस काम में उन्हें दंड मिल रहा है वो काम नहीं करते। यानी जहां उन्हें पता लग गया कि पनिशमेंट मिलेगा इस काम के लिए तो वो काम नहीं करेंगे, और जहां उन्हें पता लग गया कि यह पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, तो वो काम करेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं नैतिकता के उच्च स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग नैतिकता के अपरिपक्व स्तर पर होते हैं, यानी वो इतने अपरिपक्व होते हैं, इतने कमजोर होते हैं कि उनको अगर पुरस्कार दे दिया जाए तो उनके डिसीजन बदल जाते हैं, और उनको नहीं बदलते पुरस्कार पर तो दंड का डराया जाता है कि भाई तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा अगर तुमने ऐसा काम करा। तो वही वाली बात तो है, शैतान बच्चा है, उसको रोकने के लिए आपको धमकाना पड़ता है कि दंड दिया जाएगा, शैतानी मत करो। तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं नैतिकता के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते, और होता क्या है कि वो अपरिपक्व स्थिति में होते हैं और अपने आप को दंड और पुरस्कार तक सीमित करते हैं। केवल 25% लोग ही ऐसे होते हैं जो नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंच पाते हैं। अब आया आपके कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के स्तर। तो देखो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं स्तर याद करने की। आपने नोटिस किया है कि 3 ही अवस्थाएं हैं इसकी। अब 3 अवस्था में देखो, एक शब्द कॉमन है रूढ़िगत, फिर यहां क्या है रूढ़िगत, और फिर क्या है रूढ़िवादी या रूढ़िगत मान लो थोड़ी देर के लिए। तो रूढ़िगत, रूढ़िगत और रूढ़िगत 3 है। तो जो पहला होता है उसे प्राक कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो जो रूढ़िगत आपको क्या करना है, ऐसे करके रूढ़िगत, ठीक है, आपका ये क्या हो गया रूढ़िगत। अब रूढ़िगत 3 है तो एक और लिख दो रूढ़िगत, एक और लिख दो रूढ़िगत। अब पहला वाला क्या हो गया प्राक, और दूसरा वाला क्या हो गया केवल रूढ़िगत, और तीसरा वाला क्या हो गया उत्तर। उत्तर का मतलब बाद में, यानी पहला वाला क्या हो गया प्राक रूढ़िगत, बीच वाला केवल रूढ़िगत, और लास्ट वाला उत्तर रूढ़िगत। यानी जो पहले होता है वो प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, और इसके आगे उत्तर रूढ़िगत। मोटी अवस्थाएं 3 समझ में आ गई।
अब जो प्राक रूढ़िगत है उसके अंदर क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। अगर इसको आप अपने ऊपर भी एक तरीके से अप्लाई करो तो आपको कतई आसानी से याद हो जाएगा। आपको अपने ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बच्चे की एज 4 से 10 साल की होती है। 4 से 10 साल का बच्चा देखा है, कोई ज्यादा समझदार नहीं होता है, 4 से 10 साल का बच्चा, इसे कहते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें क्या होता है खास बात, नैतिक तर्कणा, तर्कणा का मतलब लॉजिक, नैतिकता का जो लॉजिक है वो दूसरों के मानकों से, किसके हिसाब से चलता है, दूसरों के मानकों से, ना कि सही और गलत अपने हिसाब से। यानी इस एज का जो बच्चा होता है 4 से 10 साल का बच्चा, जिसका नाम है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये ऐसा बच्चा होता है इसकी जो नैतिकता होती है या नैतिक सोच होती है, नैतिक तर्कणा होती है, वो दूसरों के मानकों के हिसाब से चलती है। किससे चलती है, दूसरों के मानकों के हिसाब से। अगर मम्मी ने कह दिया ये काम गलत है तो काम गलत है, भले ही वो काम सही हो। अगर पापा ने कह दिया ये काम गलत है तो गलत है, चाहे भले ही वो काम सही हो। यानी उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है, उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, उसको दूसरों के जो मानक हैं या दूसरों के अकॉर्डिंग जो सही है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है, और ना कि अपने हिसाब से, ना कि सही और गलत अपने हिसाब से। यानी वो अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हो, आप कहीं रोड पे जा रहे हो, अब किसी ने आपसे 10 रुपए मांगे, अब आपको लग रहा है कि वास्तव में इसको नीड है, चाहिए, तो आपने उसे 50 रुपए दे दिए। तो ये क्यों दे पाए, क्योंकि यहां आपका अपने हिसाब से था, आपने अपने पेरेंट्स से तो नहीं पूछा ना, अपने हिसाब से डिसीजन लिया, दे दिए। अब आप तो अच्छी एज में हो, मान के चलो 22 में हो, 25 में हो, 26 में हो। अब ये बच्चा कितना छोटा है, 4 से 10 साल का बच्चा है, यानी इसके अंदर नैतिकता तर्कणा जो है वो दूसरों के मानकों से ही होगा। यानी नैतिकता जो तय होगी वो दूसरों के मानकों से होगी, ना कि सही और गलत अपने हिसाब से। अपना माइंड वो लगाएगा नहीं कहीं भी। अब ये कह रहे हैं कि बच्चा अच्छा और बुरा भौतिक परिणामों के आधार पर करता है। भौतिक परिणाम का मतलब बता दूं, पुरस्कार को कहते हैं। भौतिक परिणाम कहते हैं पुरस्कार को और दंड को, पुरस्कार और दंड भी मान लो। भौतिक पुरस्कार ये होता है आपने उसे कोई धातु की, अधातु की या किसी भी तरीके की एक दिखने वाली चीज दे दी या उसे दंड दिया, जो भी दिया, इसे कहते हैं भौतिक परिणाम, जो उसको मटेरियल के रूप में मिले, जो उसे मटेरियल के रूप में मिले। तो बच्चा अच्छा और बुरा किस आधार पर करता है, केवल भौतिक परिणाम आधार पर। अगर आप उसे अच्छे गिफ्ट दोगे तो वो काम को बहुत अच्छा करेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे से आपने कोई चीज मंगाई दुकान से, अब एक बार आपने मंगाई, मान के चीनी मंगाई, साबुन मंगाया, कुछ मंगाया, अब आपने 10 रुपए की चीज मंगाई, 10 रुपए दे दिए उसको, वो दोबारा आ गया, दोबारा दूसरी बार लाके नहीं देगा। लेकिन अब आपने क्या करा, पहली बार में ही पता लगा 10 रुपए का सामान आना है दुकान से, आपने उसे 2 रुपए और दे दिए, तो वो 2 रुपए उसके क्या हो गया, भौतिक परिणाम। यानी अब वो अगर दोबारा से आप उसे फिर बुलाओगे कि दुकान से सामान लिया, तो वो 2 रुपए के लालच में, यानी भौतिक परिणाम वाली स्थिति में वो काम को कर देगा। ठीक है, ना तो अपना दिमाग लगाएगा ना कुछ करेगा। तो प्राक रूढ़िगत अवस्था में ये कह रहे हैं कि जो बच्चे का लॉजिक होता है, तर्क होता है, वो दूसरों के मानकों के हिसाब से होती है, ना कि स्वयं के। और वो जो भी अच्छा या बुरा करता है उसे नहीं पता अच्छा क्या है गलत क्या है, पर भौतिक परिणामों के आधार पर करता है। उसे यहाँ कोई चीज मिलेगी तो उसका काम करेगा। अब प्राक रूढ़िगत की दो, अब यहां पर मोटी मोटी आप 2 बातें समझ गए होगे। एक बात तो ये समझ गए होगे, भौतिक परिणाम यानी पुरस्कार या कोई चीज, साधन, कुछ भी, और एक भौतिक परिणाम में दंड भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो पहला हिस्सा है वो क्या कह रहा है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर का जो पहला पार्ट है वो पार्ट क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, यानी वो दंड में और आज्ञाकारिता में क्या रहेगा, उन्मुख रहेगा। दंड एवं आज्ञाकारिता की तरह उन्मुख, इसका मतलब यह कि वो दंड से दूर रहेगा। यानी हर वो स्थिति जहां से पनिशमेंट मिलता है, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, शीशे गिलास तोड़ दिए या उसने कप तोड़ दिए, तब उसको डराया जाता है कि अब की बार अगर तुम वहां दिखे भी किचन के आसपास या कप के भी आसपास दिखे तो समझ लो तुम्हारी पिटाई लगेगी। जब उसको ऐसा बताया गया या एक आध उसको थप्पड़ ऊपर लगा दिया गया तो वो समझ गया कि पनिशमेंट मिलना तय है, दंड मिलना तय है। तो बच्चे का जो यहाँ पहला टारगेट रहता है वो क्या रहता है, दंड से दूर रहना, यानी किसी भी स्थिति में पनिशमेंट से दूर रहना। आ गया समझ में, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, यानी जो आपका 4 से 10 साल का बच्चा है ये दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता रहता है, दंड से दूर रहता है, शक्तिशाली और विशिष्ट लोगों का सम्मान करता है। ऐसा कौन बताते हैं, उसके माता पिता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है तो पापा कहते हैं बेटा जे गांव के प्रधान जी ने नमस्ते करो, या जे कोई फूफा जी ने नमस्ते करो,
या गांव का कोई और सम्मानित व्यक्ति है, बेटा इनको नमस्ते करो या इनको हेलो बोलो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो विशिष्ट लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको बच्चा क्या करता है, नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, सलाम करता है और उनको गुड मॉर्निंग या जो भी मतलब एक तरीके से वो उनका क्या करता है, सम्मान करता है। और भौतिक परिणाम में बहुत भरोसा रखता है कि तुमने उसे 10 रुपए दे दिए या कोई गिफ्ट दे दिया, काम करा लिया, कुछ भी। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे को ये चीज ध्यान रहती है कि पिछली बार हमने दुकान से सामान ला के दिया था तो हमको कितने मिले थे, 2 रुपए मिले थे। अब की बार वो फिर दुकान से भेजेंगे सामान के लिए तो फिर हमको 2 रुपए मिलेंगे, और जिस दिन तुमने नहीं दी उसी दिन वो नहीं आएगा। अब इसको दंड की तरह ले लो। अब तुमने बच्चे को बुलाया कि बेटा दुकान से सामान ले आओ वरना पिटाई बहुत लगेगी। अब बच्चा दहशत में तो आया, उसने काम किया, पर क्यों किया, दंड के आधार पर। तो वो क्या कह रहा है कि वो परेशानी से दूर रहना चाहता है। यानी जो भी काम करता है इस एज में वो पुरस्कार के लिए करता है, और दूसरा क्या करता है, परेशानी से और दंड से दूर रहता है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। और इसी का जो दूसरा हेडिंग है, मैंने बताया था 3 अवस्थाएं हैं, 3 के अंदर 2-2 हैं। तो पहली के अंदर दूसरी है साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता। साधनात्मक का मतलब होता है साधन, यानी भौतिक परिणाम, यानी पुरस्कार। अगर आपको ये चीज यहां समझ में आ गई, यहां वाली, तो ये समझ में आ जाएगा। साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता, पुरस्कार पाने की प्रबल इच्छा होती है। क्या होती है उसके अंदर, पुरस्कार पाने की प्रबल इच्छा। जब विद्यालय में कोई कंपटीशन होता है तो वो क्यों इतनी मेहनत तैयारी करता है, वो इसलिए करता है कि उसको क्या मिलने वाला होता है, उसको पुरस्कार मिलने वाला होता है। पुरस्कार की क्या करता है, वो इच्छा करता है। पारस्परिक तथा सहभागिता के सबूत भी प्रदान करता है। और इस एज में वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर काम करता है, उनके साथ काम करता है और इसके सबूत भी प्रदान करता है। दोस्तों को बताता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन छल योजित न्याय, वो क्या करता है, छल योजित न्याय करता है। छल योजित न्याय का मतलब यह है कि वो वादा तो तुम अपने दोस्तों से कर गया कि हो कुछ भी जाए कल क्रिकेट खेलने ग्राउंड में नहीं जाएंगे, पर मम्मी ने मना कर दिया या पापा ने डांट दिया तो वो गोल मार देता है। तो इसे कहते हैं छल योजित न्याय। इस तरीके से उसने क्या करा, अपने दोस्तों के साथ एक तरीके से अन्याय कर दिया। और न्याय भी कौन सा, छल वाला। अगर बात बन गई तो पहुंच जाता क्रिकेट ग्राउंड में, अब बात नहीं बनी, किसी ने रोक दिया तो रुक गया। या अगर इस एज का और छोटा बच्चा है, जैसे मान के चलो जो मैंने बताया 10 साल के बच्चे की आसपास की कहानी। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि 4 साल का बच्चा क्रिकेट खेलने कहां जाएगा। जैसे 4 से 10 का मतलब है अधिकतम बच्चे की एज जो है 10 के आसपास है, ठीक है। और छोटा 4 का है। अब छोटा 4 साल का बच्चा क्या है, वो दोस्तों के बीच खेलेगा, बहुत आसानी से रहेगा, घुल मिल कर रहेगा। जहां उसका कोई खिलौना पसंद आ गया चुरा के भाग जाएगा या लेके भाग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, छल योजित न्याय। 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, एक क्या है, पारस्परिक तथा सहभागिता के सबूत प्रदान करता है। मतलब सबके साथ पारस्परिक सहभागिता के साथ खेलेगा, रहेगा, सब करेगा। और समय पड़ने पे क्या करेगा, छल योजित न्याय। अगर थोड़ा सा 10 के आसपास का बच्चा है तो धोखा दे देगा, बात पलट देगा या टाइम पे आएगा नहीं। और इससे छोटा बच्चा है 4 साल के आसपास तो कोई सामान चुरा के भाग जाएगा, या वो दिखाएगा तो कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगा। तो इसे कहते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता और दूसरा साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता। ठीक है, दोनों में बहुत आसान है। अगर आप हल्का सा माइंड लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्राग रूढ़िगत अवस्था है इसमें बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। 4 से 10 साल का बच्चा है, ये दंड से दूर रह रहा है, माता पिता का सम्मान कर रहा है, भौतिक परिणामों के पीछे पड़ा हुआ है, ये पारस्परिक सहभागिता के सबूत तो प्रदान कर रहा है, लेकिन छल योजित न्याय भी मौका देख के ही फरार हो जा रहा है। तो ये बच्चा कितना हो गया, हमारा 4 से 10 साल का बच्चा हो गया। अब जो कोलवर की नैतिकता की दूसरी अवस्था है, इसको कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब ये आपका बच्चा बड़ा हो गया है, 10 साल से 13 साल तक का बच्चा है। कितने से, 10 से 13 साल तक का। अभी भी इसके अंदर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, मतलब आजादी अभी इसे मिली नहीं है, इसकी गुलामी चल रही है। यहां ये था कि पहले वाले में गुलामी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन यहां पे ये है कि थोड़ा सा इसका जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो थोड़ी सी जागेगी। अब वो कितनी जागेगी वो आप देखो। अब इसमें क्या होगा, दूसरों के मानकों के अनुसार काम करता है। किसके मानकों के अनुसार, दूसरों के मानकों के अनुसार। जैसा किसी ने कह दिया कि बीड़ी पीना गलत है या बच्चे बीड़ी नहीं पीते, तो ऐसा लोग कहते हैं तो वो बीड़ी नहीं पिएगा। उसे बताया कि जुआ खेलना गलत है तो वो जुआ नहीं खेलेगा। मतलब जो भी नैतिकता का डिसीजन लेगा
या जो भी उसकी ईमानदारी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, दूसरों के मानकों के, दूसरों के स्टैंडर्ड के अनुसार। यानी दूसरे जो है क्या पैमाना तय कर रहे हैं, क्या मानक तय कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे टीचर होते हैं, टीचरों के मानक होते हैं, क्या होते हैं कि उन्हें तंबाकू प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और किसी ज्यादा अन्य प्रकार के प्रोग्रामों में नहीं जाना चाहिए और शांति के साथ अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो वैसे ही मानक होते हैं कुछ बच्चों के या कुछ बड़ों के। तो वो जो भी कुछ करेगा वो दूसरों के मानकों के अनुसार करेगा, ठीक है। और जैसे समाज क्या चाहता है, समाज क्या करता है, अगला क्या कह रहे हैं इसमें कि सभी क्रियाएं उसे सही लगती हैं जिससे दूसरों की मदद होती है। एक बात तो वो ये करता है कि उसके मानक किसके अनुसार होते हैं, दूसरों के अनुसार होते हैं। और दूसरी बात क्या है, उससे वो सभी क्रियाएं सही लगती हैं जिससे दूसरों की हेल्प होती है ये और मदद होती है। और तीसरी बात, जो उसे अनुमोदित करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार सीटेट में। अनुमोदित का मतलब मैं बताऊं क्या होता है। अनुमोदित का मतलब ये होता है कि जैसे नदी में 4 लोग डूब रहे थे, अब एक जो व्यक्ति है ए, उस ए ने क्या करा, 8 लोगों को बचा लिया। अब दूसरे समाज के लोग उस ए के पास आए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा काम सराहनीय है, तुम बहुत ही बहादुर इंसान हो। तो जो दूसरों के द्वारा तारीफ करी जाती है किसी एक व्यक्ति की, उसे अनुमोदित कहते हैं, यानी उसे वैल्यू देना। तो उसे ये बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे उसे वैल्यू दें, उसकी प्रशंसा करें, ठीक है। तो ये क्या है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी दूसरों के मानकों के हिसाब से चलेगा, समाज के हिसाब से चलेगा, वो सभी क्रियाएं उसे सही लगती हैं जिससे दूसरों की हेल्प होती है और जो उसे अनुमोदित करते हैं। अब इसकी दो अवस्थाएं और हैं। पहला क्या है, अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता। ये अंतर्वैयक्तिक सौहार्द का क्या मतलब है? देखो भाई, साइकोलॉजी में सारा खेल जो है वो कीवर्ड का है, शब्दों का है। अगर आपको शब्द समझ में आ गए, आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा, और सब समझ में नहीं आए धोखा खा जाओगे। तो अंतर्वैयक्तिक सौहार्द का मतलब यह होता है कि आप ध्यान करो कि जैसे आप कॉलेज में गए या आप स्कूल जाते थे, अब हुआ क्या कि 8 दोस्त हैं, लंच लाए हैं केवल 4 दोस्त और बाकी 4 दोस्त लंच नहीं लाए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चारों अपना आधा आधा लंच अपने दोस्तों को दे देते हैं। इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक सौहार्द, यानी जिसके लिए आपको मजबूर नहीं करा गया। भाई ऐसा हुआ कभी, या 2 लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, एक की आइसक्रीम गिर गई, अब बचा दूसरा, अब आइसक्रीम का ठेला भी नहीं है, आइसक्रीम जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपने अपना आधा तोड़ा और उसको दे दिया। तो इसे क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक सौहार्द, यानी अपनी मर्जी से मिल बांट कर खाना देना। और अनुसारिता का मतलब यह है कुछ चीजों के अनुसार चलना। कीवर्ड का अंतर समझ गए, अंतर्वैयक्तिक सौहार्द। आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, 10 साल से 13 साल का बच्चा है। तो अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, जिसका पहला कॉन्सेप्ट विशेषकर किशोर और किशोरियों में होता है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। लड़का यह सोचता है कि पूरा समाज उसे एक गुड बॉय की तरह देखे, एक अच्छे लड़के की तरह देखे और उसका सम्मान करे। एंड नाइस गर्ल, लड़कियों के मन में भी रहता है कि वो हमेशा नाइस रहें, लोग उनकी तारीफ करें और उनका सम्मान करें, तरीके से ये कहें कि हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है, जैसा कि हर कोई चाहता है लोग हमारी तारीफ करें। दूसरा क्या है कि समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना। वो ये चाहते हैं इस एज के बच्चे कि जैसा हमारा समाज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, वैसे ही हम अपनी भूमिका क्या करें, अदा कर दें। ऐसे व्यक्तियों से बनाकर रखते हैं जो उन्हें सम्मान देते हैं। यार ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब ऐसे व्यक्तियों से ही दोस्ती करेंगे, ऐसे व्यक्तियों से ही लोग बना कर रखेंगे इस एज के, जो उन्हें क्या दें, वैल्यू दें और सम्मान दें। तो समझ में आ गया, अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता। अगला है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। देखो, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था, कानून, प्रशासन, पुलिस, आपने नाम सुना ही होगा। सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। विधि व्यवस्था का मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपना निष्कर्ष समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखकर देना। क्या करना, इसको मैं आपको समझाऊं, इसका क्या मतलब है कि अपना निष्कर्ष समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखकर देना। इसका मतलब यह है कि आप एक रोड पर खड़े हैं, एक कार रॉन्ग साइड से आ रही है और एक मोटरसाइकिल वाला अपनी जो है सीधी साइड पे आ रहा है। किस पे?
दोनों वाहन जो हैं, कार भी रॉन्ग साइड पे आ रही है और एक बाइक भी रॉन्ग साइड पे आ रही है, लेकिन हुआ क्या, दोनों ही रॉन्ग साइड पे थे, गलत साइड पे थे और दोनों में एक्सीडेंट हो जाता है। तब देखा क्या जाता है कि समाज का एक वर्ग जो है, बहुत बड़ा वर्ग जो है, वो सहानुभूति प्रकट करता है बाइक वाले के लिए, क्योंकि बड़े वाहन वाले को दोषी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लड़का ये देख रहा है, जो आपका लड़का है 13 से, या जो भी लड़की है 10 से 13 वर्ष की, वो ये देख रही है या वो देख रहा है कि गलती यहां पे जो है वो बाइक वाले की है, ना कि कार वाले की। लेकिन जो वहां के आसपास के ढेर सारे लोग हैं समाज के, वो गलती किसकी बता रहे हैं, कार वाले की। तो जे भी जो अपना निष्कर्ष देगा, जे भी जो अपना मत देगा, वो समाज की व्यवस्था को ध्यान रख के देगा। फिर ये भी यही कहने लगेगा कि यहां गलती जो है वो कार वाले की है, बाइक वाले की नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखना और अपना निष्कर्ष, अपना ओपिनियन, अपना विचार पूरे समाज की व्यवस्था को देखकर देना। ठीक है। अब भले ही चाहे हुआ क्या, जैसे अभी रोड पे क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो डॉग के बच्चे होते हैं, वो क्या है कि वो भटक रहे हैं। अब वो भटक रहे हैं तो कभी कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग गलती किसकी बताते हैं, गाड़ी वाले की। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हो कि आपको पता है कि गलती छोटे छोटे इनकी भी है कि क्यों रोड पे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी यही कहोगे कि हाँ, गलती इनकी नहीं है, गलती जो है वो वाहन वाले की है। तो इसको कहते हैं कि अपना निष्कर्ष समूची व्यवस्था को ध्यान में रखकर देना। और इसके बाद आपका दोनों हो गए, तीसरा हो गया उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। अब भाई आपका जो बच्चा या लड़का या लड़की जो भी है, वो 13 साल से ऊपर के हो चुके हैं, किशोर अवस्था में आ चुके हैं। अब क्या है, इनको थोड़ी सी आजादी मिल सकती है यहाँ पे। अब यहाँ का जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सामाजिक अनुबंधन अनुसारिता, यानी बंधे हुए अभी भी जी हैं, सामाजिक, समाज के, अनुबंधन बंधे हुए, अनुसारिता मतलब प्रजातंत्र, उसकी बात सुनी जाए। क्योंकि अब वो किशोर हो गया है, युवा हो गया है और एक तरीके से विद्रोही हो गया है। तो इसका जो पहली स्टेज है वो सामाजिक अनुबंधन अनुसारिता, यानी वो समाज के अनुबंधन में बंधा रहना तो चाहता है, समाज के अनुसार काम करना तो चाहता है, लेकिन साथ में एक बात और भी चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात सुनी जाए, यानी प्रजातंत्र होना चाहिए। और इसका दूसरा सिद्धांत है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता, इसका मतलब यह है कि जो भी सभी जगह की नीतियां हैं वो उनको तो मानेगा। सार्वत्रिक का मतलब सभी जगह की, सार्वत्रिक नीति का मतलब सभी जगह की नीतियां, सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन वो मानेगा तो, लेकिन साथ में वो क्या करेगा कि आत्मनिंदा से ही बचना चाहता है। आत्मनिंदा से बचने का मतलब वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिससे उसे समस्या खड़ी हो। वह यह उच्च सामाजिक स्तर की उच्च अवस्था है, यानी ये सबसे ज्यादा उच्च अवस्था है, यहां पे वो डिसीजन ले भी सकता है और दे भी सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आप जो हैं इसके 3 प्रमुख भाग हैं और इसके बाद इसके अन्य भाग हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक काम ये करना कि 10 ईयर में जितने, एक हाइलाइटर लेके बैठना और 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं किससे, लॉरेंस कोलवर्क के, उनको पहले हाईलाइट करिएगा और उनको ईमानदारी से क्वेश्चनों को लगाइए। और जो क्वेश्चन बन जाएं कॉन्सेप्ट से ठीक है, जो ना बने तो ये देखिए क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, क्या हमें कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं या हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कीवर्ड जो हैं चाहे तो कमेंट वाले उसमें भी लिख के आप सेंड कर सकते हैं, या चाहे तो जैसे भी आप भेजना चाहें, फेसबुक पेज भी ये सब कुछ है, तो आप चाहें तो कमेंट में भी जो आपको कठिन कीवर्ड लग रहे हैं वो लिख के भेज सकते हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप वो भी भेज सकते हैं और जो समस्या हल कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे करने से पहले ये काम आप करें कि लॉरेंस कोलवर्क के जितने भी 10 ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप लगाएं और जो क्वेश्चन बिगड़े हैं उनको कॉपी में नोट करें और ये देखें क्यों बिगड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिगड़ा या आपके वर्ड मीनिंग बिगड़े हैं। वर्ड मीनिंग आप कमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और इसके बाद क्या करें कि जो हमारी हिंदी की वीडियो पड़ी हुई हैं उनको भी देखें, हिंदी को भी कंट्रोल करें, हिंदी को भी तैयार करें और साथ में क्या करें, पूरा 10 ईयर किसी विषय का लगा लें। पूरा 10 ईयर लगाने से आपको यह फायदा मिलेगा कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके के कीवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, इतना काम आप करिएगा, इसके क्वेश्चनों को पूरा लगाइएगा।